हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। मैं मनान अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये है पार्ट 2। चलिए दोस्तों, तो बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस नए वीडियो की। चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में। तो सिग्नलों की जो व्याख्या होती है, यानी सिग्नल का पता हमें कहाँ चलता है, तो वो हमारा सही जवाब होगा मस्तिष्क में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शंस हैं उत्तल, अवतल, बेलायकार, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। हमारे ऑप्शंस हैं परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल और रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला है परितारिका। परितारिका का काम है पुतली के साइज को नियंत्रित करना, यही पुतली को छोटा और बड़ा करता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन है दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे ऑप्शंस हैं पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के जो पीछे एक संरचना होती है उसको हम परितारिका कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शंस हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना या सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बता चुका है, निकट दृष्टि दोष जो है वो कितने शब्दों का है, 3 शब्दों का है। तो इसका जो जवाब होगा वो 4 शब्दों वाला होगा, यानी कि इसका जवाब होगा अवतल लेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शंस हैं परितारिका, पक्षमाभिपेशियाँ, पुतली या लेंस। तो देखते हैं, लेंस का तो एक काम नहीं होगा, पुतली का भी नहीं होगा, ये काम होता है परितारिका का। पक्षमाभिपेशियों का काम ये नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका ज़्यादातर अपवर्तन जो होता है वो कहाँ होता है। तो आपको पता है कि हमारे आँख में जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है वो होता है कॉर्निया। तो इसका सही जवाब होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही अधिकांश अपवर्तन प्रकाश का हो जाता है। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शंस हैं कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि पुतली को फैलाने और सिकुड़ाने का काम कौन करता है, तो वो करता है परितारिका करता है। इसका ये कॉर्निया नहीं करता और ना ही एरिस करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शंस हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा निकट की वस्तुओं को, यानी कि नेत्र गोलक गोल होने पर हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो इसका जवाब इसके ऑप्शंस हैं 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड या 1/5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा 1/10 सेकेंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता
है? आपके ऑप्शन हैं चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन है परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है वो दोबारा आया है। कॉर्निया के पीछे जो होता है वो होता है परितारिका। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है? तो समंजन क्षमता घटने से क्या होता है कि व्यक्तियों को नज़दीक की वस्तु को देखने में भी परेशानी होती है और दूर की वस्तु को देखने में भी परेशानी होती है। तो जब व्यक्ति को ना तो नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु, तो उसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन से अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और लघु दृष्टि दोष। लघु दृष्टि दोष आपको पता है कब होता है? जब हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। जरा दृष्टिता कब होगा? जब हम ना तो नज़दीक की वस्तुओं को देख पाएंगे और ना ही दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष कब होता है? जब हम नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोली की कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण, तो यह हो जाएगा अबिंदुकता। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोक्सी लेंस। तो अवतल लेंस तो आपको बताया गया है 4 अक्षर का है, तो ये किस में काम होता है? निकट दृष्टि दोष में। वहीं बेलनाकार जो होता है यही होता है अबिंदुकता में आपका। उत्तल में आपको पता है किसमें? ये होगा दूर दृष्टि दोष में। और द्विफोक्सी लेंस जो होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हमारा जो नेत्र की क्षमता होती है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तुओं को देख पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत, तो इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं दृष्टि परिसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है मानव नेत्र 2 हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। ऑप्शंस हैं 180, 150 डिग्री, 160 डिग्री या 120 डिग्री। तो हमारा सही जवाब होगा 180 डिग्री। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो आपको बताया गया है कि जो दोष होगा वहाँ की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा पक्षमाभि द्वारा, क्योंकि पक्षमाभि सिलियरी जो पेशियाँ होती हैं वही फोकस दूरी को घटाती और बढ़ाती हैं, जिससे हम नज़दीक या दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उसको विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, जिससे प्रकाश स्नायु से होते हुए वो चित्र उसकी सूचना हमारे दिमाग को पहुंचती है और हमें पता चलता है हम किस वस्तु को देख रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ऑप्शन है 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष और इनमें से सभी। तो हमारा जवाब होगा इनमें से सभी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आँखें जो होती हैं वो जन्म के समय जितनी बड़ी होती हैं वो जीवन भर उतनी ही बड़ी होती हैं, यानी कि हमारे शरीर के सारे अंग विकास करते हैं, यानी कि वो बड़े होते हैं हमारा शरीर बड़ा होता है तो हमारे अंग भी बढ़ते हैं, लेकिन आँख कभी भी नहीं बढ़ता। वो जन्म के समय जितनी बड़ी होती हैं वो मृत्यु तक ही उतनी बड़ी होती हैं, इसलिए किसी भी उम्र का व्यक्ति आँख दान कर सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना
चाहिए। आपके प्रश्न ऑप्शंस हैं 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर या 10 से 12 घंटे के भीतर। तो सही जवाब है 4 से 6 घंटे के भीतर। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी और बी तथा सी दोनों। तो संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसको होगा वो नेत्रदान कर सकता है। दमे का जो रोगी होगा वो भी नेत्रदान कर सकता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि आंसर नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन है नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग या पीला रंग। तो आप सभी को पता है कि खतरे के लिए हम किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो वो है हमारा लाल रंग। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी और नीला। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम होता है वो लाल रंग का, यानी कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं? ऑप्शन है नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली। तो प्रकाश जो होता है वो कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, तो अभी एक थोड़ी देर पहले बताया था कि लाल रंग का जो विचलन होगा वो सबसे कम होगा। आपके ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश से कम है, हरे प्रकाश से कम है, आसमानी से कम है या सभी रंगों से कम है। तो हमारा आंसर होगा सभी रंगों से कम है, यानी कि लाल का जो विचलन होता है वो सभी रंगों से कम होता है और बैंगनी का विचलन सभी रंगों से ज़्यादा होता है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? ऑप्शन हैं संश्लाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा शंकु कोशिकाएं, यानी कि चूजे के दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। ऑप्शन हैं गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो हमें चपटा दिखाई देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन हैं लाल, पीला, बैंगनी या आसमानी। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा बैंगनी, यानी कि बैंगनी रंग जब कांच से होकर गुजरता है तो उसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न है। लाल गुलाब को हरे रंग में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? ऑप्शन हैं पीला, बैंगनी, काला या नीला। यानी कि लाल को अगर हम नीले रंग हरे रंग में मिला देते हैं तो वो कौन सा रंग बनता है? तो वो बनता है काला रंग। तो इसलिए अगर लाल गुलाब को आप हरे रंग से देखिएगा, जैसे अगर कोई लाल गुलाब है और उसमें आप किसी हरे रंग के चश्मे से देखेंगे तो वो गुलाब आपको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी कि वर्ण जो होते हैं वो तो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक रंग वर्ण वो हैं जिनसे जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उन्हीं को मिलाकर हम और नए रंगों का निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो तीन ही होते हैं और वही होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। ये तीनों प्राथमिक रंग है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा तीनों। और बाकी जो जितने भी रंग होते हैं वो सारे के सारे द्वितीयक रंग होते हैं। और द्वितीयक रंग का मतलब कि वो इन्हीं तीनों में से किन्हीं दो को या तीनों को मिलाकर एक नया रंग बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक रंग। लेकिन ये जो तीनों रंग होते हैं वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और इनको याद रखने का एक तरीका है, इसको आप याद रखिएगा शॉर्ट में RGB से, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों जो हैं वो प्राथमिक वर्ण है और इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सब द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।